अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक और तोशा खाना स्कैंडल सामने आ गया है। इसके ऊपर हुकूमत और साबका हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में जानिए हमारे तज्ज़ियाकारों की राय। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, कल फ़रोग़ नसीम साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में। उसके ऊपर हुआ कुछ यूँ कि फवाद चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी हुकूमत ने, उनकी काबीना ने तो जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया था, लेकिन उनके वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने इस पर अमल दरामद से इनकार किया। फवाद चौधरी ने ये जब इंकशाफ किया तो इसके ऊपर जब फ़रोग़ नसीम साहब का रद्द अमल लिया तो उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब अगर ऐसा कोई फ़ैसला है तो दिखा दे। फिर शीरी मज़ारी साहब ने भी क्योंकि ये बात कही थी, तो फ़रोग़ नसीम ने बढ़कर कहा कि फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी साहिबा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात निकली तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस तक पहुंची। जब आपको याद होगा, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो लॉ मिनिस्ट्री से उनके पास आया और सारी जो तफसीलात हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने भेजी और कहा ये केस बनता है, इसके ऊपर केस होना चाहिए। तो मैंने जल्दबाजी में उनको कह दिया कि रेफरेंस आगे भेज दें, और बल्कि इससे बढ़कर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गलती का इतराफ़ भी किया और मामला लॉ मिनिस्ट्री या फ़रोग़ नसीम पर डाला। जब ये बात फ़रोग़ नसीम के सामने रखी शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने, तो फ़रोग़ नसीम का जवाब कुछ यूँ था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि ये रेफरेंस बनाएं। जो सारी डिटेल्स थी वो उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट जो कि शहजादा अकबर साहब की सरबराही में था, उससे सारी की सारी आई। बल्कि उन्होंने तो टाइमलाइन भी बता दी कि सुबह 7 बजे खान साहब का फ़ोन आया, 9 बजे उनके दफ्तर में था, और फिर मामला आगे कैसे चला। अब फ़रोग़ नसीम ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये इमरान खान और जो फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनके कहने पर सब कुछ हुआ। अब ये मामला जो है बड़ा पेचीदा हो गया है, और कुछ यूँ है कि एक तरफ है फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और इमरान खान, तो दूसरी जानिब है फ़रोग़ नसीम। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? हमारे तज्ज़ियाकारों की इसके ऊपर क्या राय है और क्या तहकीकात है, उनसे जानते हैं। यही सवाल कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी एक तरफ, और दूसरी ऑप्शन है फ़रोग़ नसीम साहब। हमें आज पैनल पर ज्वाइन किए हुए हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, और स्काइप पर हमारा साथ दे रहे हैं शहजाद इकबाल साहब। आपकी राय इसमें जानना चाहूँगी साफ़ी साहब सबसे पहले। पहली बात तो ये है कि इनमें से किसी भी बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और पिछले कोई 3-4 साल इमरान खान साहब ने इन सब से झूठ बुलवाया है, और एक नहीं बार बार बुलवाया है। तो वो फवाद चौधरी साहब हों, वो शीरी मज़ारी साहब हो, वो फ़रोग़ नसीम साहब हो, या बाकी उनके काबीना के लोग हों, और वो ख़ुद भी झूठ बड़े इस्तिकामत से बोलते हैं और इतनी दीद दलेरी से बोलते हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि इस तरह इंसान उस एतमाद के साथ सच भी नहीं बोल सकता। और फिर फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले पे आपने देखा कि उन्होंने मीडिया के एक बड़े हिस्से को भी उनकी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया। उनकी बेचारी बीवी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका अदालत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको भी दरमियान में घसीटा गया, और जितना इनसे हो सकता था उनकी भी किरदार कुशी की गई। लेकिन देखें, जो कुछ था वो अल्टीमेट ज़िम्मेदार तो बहरहाल इमरान खान साहब था, और इस जुर्म का मुजरिम जो है वो इमरान खान, और फिर दूसरे नंबर पर आरिफ अलवी, कि वो सिर्फ डाकखाना बन के बग़ैर सोचे समझे उन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस को भेजा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे के एक जज को न सिर्फ मुतनाज़ किया बल्कि उनका कीमती वक्त भी ज़ाया किया। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतना जो है केसों का बोझ है कि 2.5 साल हो गए, और वो कासिम सूरी के स्टे ऑर्डर का फ़ैसला नहीं कर सकती। ज़ाहिरी बात है वक्त नहीं होगा, लेकिन इस पे उन्होंने अदलिया का कितना वक्त ज़ाया किया। तो ज़िम्मेदार वो सब हैं, लेकिन ये सब इनमें कोई एक बताएं आपके ख्याल में? नहीं, अल्टीमेट कसूरवार इमरान खान है, लेकिन इसमें जो है ना, अब इसमें भी सवाल ये है कि अभी ये जो तीसमार खान बनता है, तो लॉ मिनिस्टर की हैसियत से फ़रोग़ नसीम साहब ने उस वक़्त रेजिस्टेंस क्यों नहीं की, या फवाद चौधरी ने रेजिस्टेंस क्यों नहीं की,
या शीरी मज़ारी ने रेजिस्टेंस क्यों नहीं की? और खलवतों में ये सब वो ज़रा कहते थे कि जी मामला दूसरा है, लेकिन बस हमारे खान साहब का हुक्म है। तो अखलाकी जुर्रत इनमें से किसी ने भी नहीं दिखाई है। ना फरोग नसीम भी मुजरिम है, क्यों उस वक्त अखलाकी जुर्रत, आज जो सच बोल रहे तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? ठीक है, सभी मुजरिम है। शहजाद अब जिस तरह से कह रहे हैं साफ़ी साहब, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल भी फरोग नसीम साहब ने कुछ बातें खुलकर की, कुछ वो वापस अपने दिल में ही राज रख के बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं इस मामले में कौन कसूरवार? देखिए, सब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि फलां ने ये किया था, फलां का इनिशिएटिव था। मेरे ख्याल से ये तमाम लोग इस बात पे कन्विंस थे कि फाइज ईसा के खिलाफ, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। मुझे नहीं पता ये केस की मेरिट से कन्विंस थे या नहीं थे, लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बनाया जाए। उसमें शहजाद अकबर साहब भी थे, उसमें उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब भी थे, उसमें वजीर आजम इमरान खान भी थे। ये सारे चाहते थे कि केस बने। तो अब वो एक दूसरे पे मलबा डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फरूक नसीम साहब ने तो जो माइनॉरिटी जजमेंट आया था उसमें भी वो समझते थे कि उनका मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया, तो वो भी कन्विंस थे इस बात पर। अब बक स्टॉप्स एट इमरान खान, वो वजीर आजम थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम साफी साहब, तो उन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। अगर ये इनिशिएटिव लॉ मिनिस्टर का था भी, तब भी रेफरेंस भेजने वाले, अप्रूव करने वाले वजीर आजम और कैबिनेट थे, और फिर सदर ने आगे रेफरेंस भेजा। लॉ मिनिस्टर की कोई बदनीयती होती तो वो आगे रोका जा सकता था। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात में हम ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान ही जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पे हम जो तमाम लोग बैठे हुए हैं 4 साल तक तो ये कहते रहे कि इमरान खान कठपुतली है, इमरान खान तो जो है अपने तौर पे फैसले नहीं कर सकते। तो उस वक्त उन कठपुतलियों को जो चला रहा था, जिम्मेदारी उन पर भी आती है। फिर अब ये फरूक नसीम साहब का केस जरा समझे तो आगे बात आपको समझ आएगी, क्योंकि कल शाहजेब ने भी बहुत बार सवाल किया कि किसी का दबाव था। फरूक नसीम साहब कह रहे हैं छोड़े इस बात को, फाइज ईसा केस के अलावा किसी और पे बात करें। इसलिए समझने की जरूरत है कि डॉक्टर फरूक नसीम साहब सेनेटर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, लेकिन क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कोटा पे लॉ मिनिस्टर बने? बिल्कुल नहीं बने। एमक्यूएम उनको डिसोन करती रही। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटा पे वजीर बने? बिल्कुल नहीं बने। उनका ताल्लुक ही नहीं था तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ की तो ख्वाहिश होती है अपना लॉ मिनिस्टर बनाए, चाहे वो बाबर अमान बनते या फवाद चौधरी की ख्वाहिश हो, किसी की भी हो, लेकिन वो नहीं बनाते। तो इसका मतलब उनका नाम प्रपोज कहीं और से किया गया था, और वो जो कहीं और है बेसिकली उनको भी फाइज ईसा साहब से प्रॉब्लम थे। ढकी छुपी बात नहीं है। आप देख लें जो टीएलपी का धरना था रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2017-18 में, उसके बाद जो जजमेंट आई थी काजी फाइज ईसा की, उसको पीटीआई ने भी उस वक्त चैलेंज किया था, उसको एजेंसीज ने भी उस वक्त चैलेंज किया था। तो उसको चैलेंज किया गया था उस वक्त, तो उनको भी तकलीफ थी फाइज ईसा साहब से, उनको भी परेशानी थी। वजीर इमरान खान की उस वक्त अपनी परेशानी थी कि जब केयर टेकर सेटअप होगा 2023 में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस जो है, एक मिनट सुनिएगा, उस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो काजी फाइज ईसा होंगे, तो इमरान खान की अपनी परेशानी थी। अच्छा, ये अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलीम साफी साहब के कोई रेजिस्टेंस उस वक्त लॉ मिनिस्टर ने शो नहीं की, बल्कि लॉ मिनिस्टर ने रेजिस्टेंस नहीं शो की, उन्होंने इस्तीफा दिया बतौर लॉ मिनिस्टर, और उन्होंने फेडरेशन की तरफ से केस लड़ा है, फाइज ईसा केस, मतलब फेडरेशन की तरफ से उनके खिलाफ केस लड़ा है। और ये दूसरा मौका था। पहली मर्तबा डॉक्टर फरूक नसीम ने इस्तीफा दिया था बतौर लॉ मिनिस्टर जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, और दूसरा ये मामला फाइज ईसा वाला था। अब मेरे ख्याल से आज वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, सारे सब समझदार हैं, किसी और के ऊपर इल्जाम लगा के, और क्या है, तो इस पे सबकी जिम्मेदारी आती है, कोई दूसरे पे नहीं डालता। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये भट्टी साहब की तरफ लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब, मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इस गड़े मुर्दे को उखाड़ने से के साथ साथ काश हमारा सवाल होता कि आज 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर लेवी टैक्स लगा दिया गया है, और दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी यकीन करे नहीं खरीद सकता, और लोड शेडिंग ने मत मार दी है इस पाकिस्तान की। और हम किस पर चढ़े हुए हैं? फवाद चौधरी साहब सच बोल रहे हैं, या इल्ताफ हुसैन, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले फरूक नसीम साहब सच बोल रहे हैं, या शेरी मजारी साहबा सच बोल रही हैं, या इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं? हम इस पे पड़े हुए हैं। सर, मसला ये है, इसी तरह की बिहाइंड डोर्स चीजें होती हैं, उधर की कहानी मुख्तलिफ होती है, इधर की कहानी मुख्तलिफ होती है, और फिर उसकी हम असरात जो देखते हैं वो इसी तरह से देखते हैं कि फिर पेट्रोल भी महंगा होता है, दालें भी महंगी होती हैं, महंगाई भी होती है, सफर हमें करना पड़ता है। तो सर, दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए, इसलिए ये इशू अब अपना पहली बात तो ये है,
पहली बात तो यह है कि अगर आप तजिया मेरा फरमाने की मुझे इजाज़त दें थोड़ी सी, तो मैं वो तजिया पे ही आ रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजना, मैं तो समझता हूँ कोई गलती किसी की नहीं है। क्यों नहीं भेजा जा सकता किसी के खिलाफ रेफरेंस? और मैं हैरान होता हूँ, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के रिलेटेड कोई भी खबर हो वो मीडिया में एक लम्हे में पहुँच जाती, पता नहीं कैसे पहुँचती है। बिलावल भुट्टो के डेमोक्रेट जज, और जब ये फैसला आया है फ़ाइज़ ईसा साहब के हक में, तो नवाज शरीफ साहब के ताज़ा हवा का झोंका वो फैसला, और हुदैबिया पेपर मिल जैसे केस, शट एंड ओपन केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ क्यों नहीं रेफरेंस भेजा जा सकता? भेजा चाहिए। अदलिया के पास ही रेफरेंस गया, बदनीति पर भी गया तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। जहां तक आपके मैडम शेख सवाल का, फवाद चौधरी साहब भी जिंदा हैं, फिरोग नसीब साहब भी जिंदा हैं, शेरी मजारी साहबा भी जिंदा हैं, इमरान खान साहब भी जिंदा हैं। सबको बुलाएं और सबसे पूछें झूठ कौन बोला, सच कौन बोला था। सब जब तक हुकूमत में थे चुप थे, जब हुकूमत से निकले तो एज यूजुअल लगे हुए हैं। तो लिहाजा मुझे तो कोई पता नहीं है कि इनमें से किसका कितना किरदार है और कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, न्यायी साहब आपकी क्या राय है? अलीना तीनों झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी, फरोग नसीम साहब भी, इमरान खान साहब भी। वो जफर साहब को बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि झूठ बोल रहा है तो कायम भी रहो इस पे जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि अपने झूठों पे कायम रहें। पहली बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा पर जब ये उफ्ताद गिरी और जब ये सारा काम छोड़ किया गया और जिस तरीके से सामने आया, वो किसके सामने नहीं है, और किस तरीके से इमरान खान साहब की उस वक़्त के बयानात निकलवाएं। वो इस बात पे शेख बात थे कि जी उनको फौरी तौर पे इमरान खान साहब के मुंह से बात निकली है, और उन्हें जाहिर है कि प्रेसिडेंट के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंड ना करे। जो भेज दिया और प्रेसिडेंट ने रेफरेंस आगे कर दी है, तो इसमें फौरी तौर पर अमल क्यों नहीं है? फिर हमने सब देखा है। फिर इसमें एक और चीज़ भी देखें कि इमरान खान साहब के बाद में जो बोनो कॉन्टेंशन है काजी साहब से, वो तो उनका फैज़ाबाद धरने के ऊपर डिसीजन है और उसके ऊपर उनके रिमार्क्स हैं, और जिसके ऊपर उन्होंने ऐसे किए हैं कि जो वो बहरहाल अभी तक मौजूद हैं, और रिमार्क्स की मौजूदगी में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो इन हालात में इमरान खान साहब को अगर फ़र्ज़ किया किसी ने उकसाया भी है या किसी ने आमादा भी किया है, तो वो इमरान खान साहब के अपने ही राइट या लेफ्ट हैंड वाले जो उनके करीब तरीन लोग होंगे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हो या उनके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो। फिर इमरान खान साहब ने झूठ को एक आर्ट का और एक जिसको कहना चाहिए कि एक उनके जो औसाफ हमीदा हैं कि फ़नून लतीफ़ा का दर्जा दिया हुआ है, और ऐसा उन्होंने इस चीज़ को फैलाया हुआ है। अगर ये लीगल फर्टेनिटी ना खड़ी होती और अगर वो अपने कराची से लेके पेशावर तक सारे लोगों ने इस पर एक्सेप्शन पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी ने ना ली होती, तो यकीन जानो कि काजी फ़ाइज़ ईसा को तो इन्होंने हत्या कर लिया था। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं फरोग नसीम भी जिम्मेदार हैं और झूठ बोल रहे हैं, एक दफा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ने इस सब चीज को, झूठ को इतना आम कर दिया, तो क्या आप कहीं फरोग नसीम के सारे पार्टनर क्राइम थे, सारे पार्टनर क्राइम मजबूर हो गए? अच्छा, सारे पार्टनर क्राइम थे। हारे उस वक्त जो है ना एक ही थाली के कच्चे चट्टे थे, और एक ही जगह वो जिसको कहना चाहिए कि जगह से सारे शेर और बकरी सारे एक ही जगह पानी पी रहे थे। ओके, ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी, वापस सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और तोशाखाना स्कैंडल सामने आ गया है। कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक कुछ ऑफिशियल दस्तावेजात हैं तोशाखाना जो केस है उसकी तहकीकात में साबका हुकूमत से मुतल्लिक। इसमें इंकशाफ हुआ है कि 3 मजीद घड़ियां, और कासिम अब्बासी साहब ये दावा करते हैं कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये जो पहले तोशाखाना रेफरेंस का जिक्र हो रहा था, तोशाखाना की बात हो रही थी जो इमरान खान ने जिससे घड़ियां निकलवाई और बेची, ये उससे हटकर हैं। अब ये 3 घड़ियां हैं जिससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये रूल्स के मुताबिक तोशाखाना में जमा नहीं करवाई, और उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि पहले जमा करवाया जाता है, इवैल्यूएट होते हैं और फिर ख़रीदी जाती हैं। बल्कि खिलाफ कानून हुआ ये कि पहले इनको बेचा गया, उसके बाद इनसे जो रकम आई उसका 20%
जमा करवा दिया गया तोशाखाना में। न सिर्फ ये बल्कि एक घड़ी जो सबसे महंगी है उससे मुतल्लिक कासिम अब्बासी साहब बताते हैं कि इसको हालांकि 2018 में रूल्स चेंज कर दिए थे हुकूमत ने पीटीआई की, और 50% अदा करना है हुकूमत को जो भी खरीदता है तोशाखाना से कोई एसेट, तो इसके खिलाफ जाकर सिर्फ 20% पे ये सबसे महंगी वाली घड़ी खरीदी गई। अब इसके ऊपर हम सुन चुके हैं पहले भी इमरान खान का मौक़िफ़, और इमरान खान ये कहते हैं उनका तोहफा उनकी मर्जी। फवाद चौधरी साहब ने तो इसको जस्टिफाई इस तरह किया कि न सिर्फ ये तोहफा इमरान खान ने खरीदा, उनको मिला, कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि बेचा पूरे कवायद ज़वाबित के मुताबिक। अब अगर कासिम अब्बासी और जो सरकारी दस्तावेजात हैं इनके मुताबिक चला जाए, सवाल ये बनता है कि तोशाखाना के तहफ़ बेचने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की जानिब से मामला मुसलसल खुफिया रखने की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। शहजाद, आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि जब वो सहाफ़ियों से मीटिंग हुई थी और इमरान खान साहब ने उसमें कहा कि मेरा तोहफा है, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ, तो आप उसमें मौजूद थे। अब ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इनको देखते हुए क्या एनालाइज करते हैं आप? नहीं, यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, मैं उसका हिस्सा नहीं था, बट मैंने ये पढ़ा जरूर है। अच्छा। जो उनके बातचीत हुई थी सहाफियों से। अच्छा। इस पर पहले अलीना बात कर चुके हैं, ये 3 घड़ियां हो या इससे पहले वाली घड़ियां हो, वो कहते हैं ना पेटी हरकत है, छोटी हरकत है, नहीं करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो या पिछले हमारे वजीर आजम हो या कोई भी आला ओहदे पे रहे हो। और ख़ासतौर पे इस तरह की घड़ी जो कि आपको एक स्टेट गिफ्ट के तौर पे दी जाती है, आप अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, वो एक बात है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने काम किया है कि उस घड़ी को बेचा और फिर जो भी उनका क्लेम हो, दावा हो कि मैंने उसे सड़क बना लिया, कुछ भी बना लिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। तोहफा रख लिया आपने, उस पर भी मेरा इख्तलाफ है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उसको बेच कर एक खबर बने कि स्टेट गिफ्ट मिला आपको रॉयल फैमिली से, दोस्त ममालिक से, उसको आपने भेज दिया, मेरे ख्याल से सिफारती सतह पे भी अच्छा नहीं समझा जाएगा और इससे बदनामी होगी। मुल्क की, इमरान खान की तो होगी, बट मुल्क का नाम आता है, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो लोग उनको जस्टिफाई करते हैं कि क्या करप्शन यही करने को मिली थी, यहाँ पे सवाल करप्शन का नहीं है, मॉरल्स और एथिक्स का है, जो कि जिस पर इमरान खान साहब बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया करते थे अपने मुखालफिन के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं नजर आया हमें। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कासिम की इस रिपोर्ट में कि उन्होंने पैसा बाद में डिपॉजिट किया है, पहले घड़ी बेची, तो इस पर अब मुझे नहीं पता कि कानूनी कार्रवाई कोई हो सकती है, इतनी गुंजाइश है या नहीं है। लेकिन देखिए, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये इमरान खान ने जो घड़ियां या तोहफे जो ज्यादातर मालियत के थे वो 20% दे के लिए थे, और दिसंबर 2018 में बाद में कानून चेंज हुआ, 50% का बना। मेरा तो इस बात पर भी इख्तलाफ है कि 50% भी क्यों हो, आप मामूली डिस्काउंट दे दें, 10-15%। अगर कोई स्टेट गिफ्ट रखना चाहता है 10-15% दे ज्यादा से ज्यादा, और सही उसकी फेयर वैल्यू लगवाएं, जो मार्केट वैल्यू है वो सही तरीके से लगवाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूं अलीना, क्योंकि देखें, जब कोई बाहर से स्टेट दूसरा स्टेट पाकिस्तान को गिफ्ट करता है, वो स्टेट का तोहफा होता है। हम क्यों किसी मिनिस्टर को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी वजीर आजम को उसको 50% पे लेने दें? जब हम दूसरे ममालिक को गिफ्ट देते हैं तो क्या जो भी उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम हो वो 50% अपनी जेब से डाल के देता है? नहीं देता ना। वो किसका पैसा से तो नहीं देता, वो आपका पैसा इस्तेमाल करता है, मेरा पैसा इस्तेमाल करता है, टैक्स पेयर के पैसे से पाकिस्तान दूसरे ममालिक को गिफ्ट करता है। तो जब दूसरा मुल्क गिफ्ट करेगा तो उसको आप तोशाखाना में डालें, उसको ऑक्शन करें, उसका जो पैसा होता है आप उसको एक्सचेकर को दें। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है शहजाद, लेकिन अफसोस की बात ये कि आज भी तलाल चौधरी साहब हमारे साथ थे बुलेटिन में, और नून लीग की तरफ से भी इसके ऊपर कहा तो गया कि हम आके रूल्स चेंज करेंगे, मजीद ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, खासतौर पे अलीना एक जुमला, फवाद हसन फवाद ने इसका कानून चेंज किया था, इसको खुफिया रखने का फैसला फवाद हसन फवाद का था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के। जब पहले ये मामला उठा था पार्लियामेंट में कि बताएं कि कितने तोहफे लिए नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कौमी सीक्रेट है, इसको सीक्रेट एक्ट में डाल दें, ये इस पे नहीं पूछा जा सकता। और उसी कानून को बाद में इस्तेमाल करी थी तहरीक इंसाफ। तो इसमें इमरान खान साहब की हरकत में हमने बात कर ली कि बेचना तो एक और हरकत है बिल्कुल दूसरे लेवल पर, लेकिन हासिल करना, ये सब ने इससे फायदे हासिल किए, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आज जब तलाल चौधरी साहब से भी हमने ये पूछा कि क्योंकि अब आपका सियासी बयानिया था इससे मुतल्लिक, तो क्या आप अब रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे, क्या आप इसको सीक्रेट एक्ट से निकालेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन इससे मुतल्लिक कोई हतमी जवाब नहीं दिया। तो कसूरवार सभी हैं, लेकिन न्याजी साहब इसके ऊपर, क्योंकि हम तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट इसलिए करते हैं, वो तो बिल्कुल साफ चली, शफाफ चली, ट्रांसपेरेंसी की दावेदार। अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्या आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, क्या हो सकता है और क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा?
अलीना, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली, क्योंकि मैं तो जवाब ही यही था कि जब वो शहजाद साहब जब फरमा रहे थे तो मैंने कहा साफ चली शफाफ चली। इनका तो इशू और है, इनका तो बयानिया ही है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब 3 साढ़े 3 साल या पौने 4 साल के बाद इक़्तिदार रहा है तो कौन सी चीज़ माने थी कि ये उस पर इंसिस्ट करे। ये तो अभी तक इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको हमने खुफिया रखना है, अभी बहुत सी चीज़ों पे खुफिया रखना है। आशियाने हाउसिंग स्कीम क्या थी कि गरीबों के लिए या कॉस्ट प्राइस पे घर बेच रहे थे तो ज़मीन की हुकूमत ने कहा कि हम कीमत नहीं लेंगे, किसी को कहा कि आप कितने का बनाएंगे कितने का बेचेंगे, बात नहीं बनी और उनको वापस कर दिया गया। नैब ने केस बनाया कि नहीं आपने ये करते तो ये हो जाता, वो ये जो वर्चुअल किस्म का या बिल्कुल तस्वराती किस्म के ऊपर नैब ने और लोगों ने कई साल, जिसमें साद रफीक साहब भी थे आशियाने के ऊपर ही, बाद में और भी कई केसेस बने, शहबाज शरीफ साहब भी थे आशियाने में पकड़े गए। अब ये मेरे नज़दीक जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। मैं भी कई हुक्मरान जो पाकिस्तान के रह चुके हैं उनके साथ, क्योंकि 3-4 के साथ मेरे बड़े अच्छे मरासम रहे हैं। जनरल जवाहर हक साहब के वक्त में भी ये तोहफ़ जो है लोगों जो मिलते थे तो उनके लिए एक एजाज़ था कि उन्होंने अपने घरों में फ्रेम करा के घड़ियों तक एक बड़े शोकेस बना के खूबसूरत कई गोल्ड हीरे उन्होंने अपने घर सजाए हुए थे। यानी कि उनके लिए बड़ा एजाज़ था कि उनको ये तोहफे मिले, फिर उन्होंने तोशा खाने से खरीदे। कतई नज़र इसके क्या उनकी मालियत 50% या 20% थी, लेकिन उनकी जो कदर की गई है वहाँ पे मैं इसका मुतरफ़ हूँ। पहली दफ़ा मेरे इल्म में आया, हो सकता है पहले भी हो कि लोगों ने बेचे हो, लेकिन मेरे इल्म में ये पहली दफ़ा आया है, क्योंकि हम भी बड़े नज़र गायर और बड़ी बारीक बीनी से पाकिस्तान की तारीख देख रहे हैं कि किसी ने तोहफे इस तरह बेचे हों। और लोगों को तो इन तोहफ़ों से इश्क होता है कि यार ये तोहफे एक तो एक आपकी कदर मंज़लत वैसे बढ़ती है, फिर उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है कि फ़लाँ बंदे ने दी है। इमरान खान साहब के जो मामलात आ रहे हैं, मैं भी समझता हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पता नहीं आगे क्या आने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ है। फिर आप उसके बाद ये देखें कि एक तो शहजाद इकबाल साहब ने एक पॉइंट आउट किया कि जी उन्होंने वहाँ पे पहले बेचे और बाद में वहाँ पेमेंट की। इसमें एक और चीज़ भी है जो इनकॉर्पोरेट कर लें कि उन तोहफों में फ़र्ज़ के बाजार में 18 करोड़ के बिके तो तोशा खाना में उनको 15 करोड़ का लगवाया गया, 12 करोड़ का लगवाया गया। जब आपने मार्केट वैल्यू आपको 18 करोड़ मिल गई है तो फिर उसको 15 करोड़ या 12 करोड़ रुपए आप कैसे लगवा सकते हैं, जबकि मार्केट प्राइस पे ही होती है उसकी कीमत की, उसका तयन किया जाता है, वो तो आपको मिल गई। और फिर आपने उसके बाद उसमें से तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जैसे अपनी मशहूरी करवाने में बहुत ही सखी सरवर नाफिज हुए हैं, बड़ी फराख दिली से अपनी मशहूरी कराते हैं। अच्छा, कि मेरे ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगता, ये अपने मुंह से कहते हैं, वैसे तो जो कुछ उनके लिसन सामने, लेकिन आपके मुताबिक वो गलत है और ये बात है, इतनी तकलीफ बात है कि आपने इतनी थोड़े 3-4 करोड़ के लिए डिसऑनेस्टी कि आपने 18 की बेची, 15 पे आपने वैल्यूएशन कराई और 20% देके चले गए। सर लेकिन अभी भी ये सवाल यही है, क्यों करेंगे, क्यों? ये ज़रा एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब से पूछना है। मुझे पता है आप जवाब देने के लिए बड़े बेचैन हैं, लेकिन होल्ड ऑन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक और तोशाखाना स्कैंडल सामने आया है जिसके मुताबिक न सिर्फ एक घड़ी के मामले में जो रूल्स हैं तोशाखाना की उसकी खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि तीनों घड़ियों के मामलों में जो तोशाखाना में रकम जमा करवानी थी या गिफ्ट जो पहले जमा करवाने थे वो बेचने के बाद रकम जमा करवाई गई। भट्टी साहब क्या वजह समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों खान साहब अगर ऐसा मामला भी था छुपाएंगे या इसको खुफिया रखेंगे? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये शर्मनाक कानून है ये कि कोई गैर मुल्की सरबरा हमारे मुल्क के सरबरा को मिसाल दे रहा हूँ 1 करोड़ का तोहफा देता है, उसके बाद वो तोहफा यहाँ आता है, यहाँ 2-4 सरकारी बाबू जो हैं उस तोहफे की 10 लाख वैल्यू निकालते हैं और फिर उस 10 लाख का 50% भी अगर लगाएं तो मतलब ये 5 लाख में वो 1 करोड़ का तोहफा लेके गायब हो जाते हैं। ये कानून नहीं होना चाहिए, ये बदल दे कानून जो हमारे ये इनको जो हमारे मुल्क को हमारे मुल्क के सरबराह को मिलता है वो हमारे मुल्क का तोहफा है, वो मुल्क के खजाने में जमा होना चाहिए, उसको नीलाम होना चाहिए, आगे जाके अवाम में नीलाम करें और फिर वो आगे उस ऑक्शन करें उसकी। दूसरी बात यह मैडम शेख, ये मुल्क पूरा इन 5% तबका अशराफिया इलीट और हुक्मरानों के लिए तोशाखाना है, पूरा मुल्क ये है ही पूरा मुल्क तोशाखाना में एक तोशाखाना को रह रहे हैं। अफसोसनाक ये और शर्मनाक ये है
कि जब नवाज शरीफ हुकूमत ने तोशाखाना तहफ़ छुपाए तब इमरान खान साहब ने मुझे इखलाकी मयार के आला और बुलंद सतह पर नजर आए कि ये क्यों भाई, ये तो हमारे मुल्क को मिलता है, आप क्या करते हैं, आप छुपाते क्यों हैं? कौन से 58 तोहफे मिले, 58 तोहफे इमरान खान साहब को मिले और फिर खुद तोहफा वही सी कानून का सहारा लेके तोहफे छुपाए और फिर लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अल्लाह के फजलो करम से वो जाके वहां मामला जा पहुंचा। अफसोसनाक और शर्मनाक ये भी है कि वो रियासत मदीना बनाना चाहते थे, वो रियासत मदीना जिसमें हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से दो लिबास का पूछ लिया था उन्होंने कहा था ये मेरे बेटे को मिला था और 2 चादरें उससे मैंने लिबास बनाया, हालांकि एक चादर से मेरा लिबास नहीं पूरा होता था। सर ये जो अफसोसनाक और शर्मनाक ये है कि इमरान खान कहते थे, ठीक है इमरान, बात सुन लीजिए मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, मैडम शेख आखिरी 2 जुमले। अफसोसनाक और शर्मनाक ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो ये क्यों किया है? पिछलों की तो बात छोड़ देना, आप इमरान खान साहब ये सब कुछ बदलने आए थे, आपने हमें सिखाया था कि ये सारी बुराइयां हैं, तो आपसे ये तवक्को नहीं कि मुझे तो इस पे दुख और अफसोस साहब आपके सामने भट्टी साहब का ही सवाल था कि अगर सब कुछ दिया है तो फिर ये क्यों किया है सर? नहीं देखिए, तो भट्टी साहब ने अनएक्सपेक्टेडली ऐसी बातें कह दी कि जिनसे मुझे 100% इत्तेफाक करना पड़ रहा है। यानी पहली बात ये उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हक़ नहीं होना चाहिए किसी भी हुक्मरान को। भाई आपकी जो टोर है या आपको बुलाया जाता है तो इस मुल्क की वजह से बुलाया जाता है। जब आप जाते हैं आप ख़र्चा करते हैं सरकार के ख़जाने से, मेरे और नियाज़ी साहब और भट्टी साहब और शहजाद भाई के टैक्स से, और फिर आपको जवाब में जो तोहफ़ा मिले तो वो फिर आप उसको ज़ाती बल्कियत बना दें और अपनी ज़ाती वो समझे। नंबर 1। नंबर 2, मुल्कों का और कौमों का कोई वक़ार भी होता है, और ये बड़ी बेशर्मी, और मैं तो ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जिस भी वज़ीर आज़म ने किया है, पहले वालों ने किया है या ये, लेकिन इससे घटिया काम और कोई हो नहीं सकता था कि आप दोस्त ममालिक के सरबराहानी हुकूमत से ली हुई है। वैसे भी मसलन हम गरीब लोग भी जब किसी का दिया हुआ तोहफ़ा हो, वो अगर खाने पीने की चीज़ हो तो अलग है, लेकिन उस तोहफ़े को बेचना या किसी और को फॉरवर्ड करना इंतहाई मायूब समझा जाता है हमारी मशरिकी रिवायात में। अब उसको जाके बेचना, चोरी छुपे उसकी ये करना, और फिर भट्टी साहब का ये भी कि जितना बड़ा दावा होता है तो उतने ज़्यादा उस बंदे का मुहासबा किया जाता है। तो उनको तो मैं क्या कहूँ कि चुल्लू पर किस में डूब बनना चाहिए कि जो बंदा बात करे रियासत मदीना का, नाम ले हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और खुलफ़ाए राशिदीन का, और अंदर से काम ये कर। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी बात बताऊँ, मॉरली तो ये बात हो गई, ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं मुबैना तौर पर जो अभी ये हुई है। नहीं तो शखाना रूल्स को अपनी जगह पे छोड़ दे कि ऐसी चीज़ें सामने आने वाली है ना कि ये तोशाखाना जैसे मामला जो है ना आपको बिल्कुल माशा नजर आएंगी। अच्छा नहीं साफी साहब, ऐसी चीजें आप कह देते हैं फिर आता कुछ नहीं है। कुछ हमें ऐसे ट्रेलर ना दिखा कर थोड़ा बताया भी करेंगे क्या आने वाला है सामने। आ जाएंगे बहुत सब्र करेंगे। हाँ सब्र करें आप। जब मानी का खाना के किस्से सुनेंगे नहीं वो अभी काम की नहीं है। नहीं माजरत ये आप तवक्को कर सकती थी आज से 2-3 साल पहले। भट्टी साहब तवक्को ये जो तोशाखाना का आ गया है सामने, ये तो और इस तरह मैंने आपको कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग। सर ये ज़बान ये ख्याल ही कराओ कि वो आ जाएगा ये आ जाएगा। सर ये तो हम बहुत नहीं, ये तो हम बहुत सुनते हैं सर। अगर आपके पास इस मुल्क में मुहासबा नहीं होता, तो बताइए हमें। इस मुल्क में सजा नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ वाले अलीना मुंह छुपा के पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। अच्छा मैडम शेख अगर ये आ गए सारे, इससे बड़े भी आ गए तो हम होगा क्या? हमने कर क्या लेना है? पिछलों के साथ क्या कर लिया जो इनके साथ कर, ये बात भट्टी साहब यही रोते रहेंगे हम, मातम करते रहेंगे। इमरान खान साहब आपसे ये तवक्को नहीं थी, मानिका फैमिली तुझे ये तवक्को नहीं थी, गुज्जर फैमिली तुझसे तवक्को नहीं थी, फरा साहबा तुझसे तवक्को नहीं थी, बुजदार साहब तुझसे तवक्को नहीं थी। एक मिनट रुक जाए, तो यानी होना कुछ भी नहीं है। नैब मुख्तिया डाके सारे खत्म हो गए, FIA किसी काम का नहीं, इदारा कोई जमीन पे नहीं, मुझे बात कर लेने दे।
अदालतों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बात स्टे करने और दें। रिलीफ देने हैं, भांत भांत के नियाज़ी स्टे, साहब ने भांत इतनी भांत के बड़ी दावा किया है, वो कह रहे हैं ऐसी चीज सामने आने वाली है कि पीटीआई वाले सारे मुल्क छोड़ जाएंगे। साफी साहब, ऐसा क्या है? बताएं साफी साहब आप। देखें, ये जो नहीं, भट्टी साहब बताएंगे ने नहीं। लंबी तकरीर की अभी है, इशारा उसका दें। खुलासा भी ठीक है कि इस मुल्क में देखिए, जब तक आप एहतिसाब का ऐसा निज़ाम नहीं बनाते कि जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट और सबका यकसा उस पर मुहित हो, और जब तक आप एक ऐसा निज़ाम नहीं लाते कि जो इंसाफ पे मबनी हो एहतिसाब का, तो तब तक जो है सर कुछ भी बात नहीं आप हो बिल्कुल सही सकता। कर रहे हैं, लेकिन आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैंने तो भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक किया कि माजरत के साथ हमें आधे मुकदमे भैंस चोरी के होते हैं, माजरत के साथ मुझे बात ही होते हैं, मुकम्मल होने मुकदमे भी देना। नहीं बनाने के काबिल होते हैं। आप जो मुझे होते हैं, बात उनके ऊपर मुकम्मल होने कार्रवाई देना। नहीं होती। सर न्याज़ी मुख्तसरन साहब बता बताएं ना दीजिए। कि वो कौन सी ऐसी बात है जिस पर सारे मुल्क छोड़ जाए। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।